गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंथ सोशल साइंस में हमारा लेसन चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस लेसन के पहले भाग में हमने इसकी थोड़ी ब्रीफिंग की थी। आप बेटा अपनी बुक निकालिए और उस बुक का पहला पेज जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें वही आपको मिलेगा। उसमें ऊपर लिखा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नीचे फ्रेडरिक सारियू एक विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्थान राष्ट्रों के बीच संधि 1848 का एक फोटो दिया गया है, जिसके अंदर उस समय के कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने एक चित्र बनाया उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को दुनिया के सामने रखने के लिए, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, नारों के माध्यम से लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना भरने का प्रयास किया जाता है। और उस समय के निरंकुश राजाओं के खिलाफ जनता को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए, ये एक कल्पना का चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें उस समय के यूरोप के देशों में किस प्रकार से यूरोप के देश जो निरंकुशवाद से तंग थे, राजा महाराजा रजवाड़े, जिनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, उनको समाप्त करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार से हो, उसमें सारी दुनिया के देश लाइन में लगे हुए हैं। और सबसे आगे फ्रांस के लोग अपना झंडा लेकर चल रहे हैं और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने गए हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आप फोटो इसमें देख रहे हैं, ये स्वतंत्रता की देवी, जिसको कि आज तक हम दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति मानते रहे हैं, लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में लग गई है, तो अब ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति नहीं रही। ये स्वतंत्रता की देवी के आगे खड़े हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे स्वतंत्रता की देवी, हमें भी इस प्रकार की शक्ति दीजिए कि हम भी अपने देशों में इन निरंकुश राजाओं के खिलाफ लड़ें और हमारे लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे बचें, और हमारे देश में भी जनता द्वारा चुनी गई सरकार का निर्माण हो, और ऊपर से भगवान और देवता, जिनको बोल एंजल, देवी देवता भगवान, इनको आशीर्वाद देते हुए इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इसमें दूसरा निरंकुशवाद, कि जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो और उन्होंने जो भी कह दिया वही जज, वही सेना, वही पुलिस, सब चीज़ें वो खुद थे, जिनके ऊपर से ये चीज़ें लागू नहीं होती। इधर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की चाह में ये सभी देश एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, दो शब्द होते हैं, एक तो राष्ट्र और एक राष्ट्र राज्य। पहले राज्य थे, राष्ट्र राज्यों का निर्माण नहीं था। राज्य का अर्थ होता है कि एक राज्य की अपनी सीमाएं होती हैं, उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है, उसके अंदर जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य होते हैं वो सारे राज्य कहलाते हैं। जैसे भारत भी एक राज्य है, पाकिस्तान भी राज्य है, चीन भी राज्य है, अमेरिका भी राज्य है, इंग्लैंड भी राज्य है, रूस भी राज्य है। ये हरियाणा, पंजाब, ये तो एक प्रांतीय इकाई हैं प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए। एक्चुअल में तो सिविक्स में और आगे चल के पॉलिटिकल साइंस में इंडिया ही एक स्टेट के रूप में लिखा जाता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। फिर इसमें वर्ड आता है कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्र की सीमाएं राज्य की सीमाओं से भी बाहर होती हैं। लोग सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषाई आधार पर अपने को एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं, वो राष्ट्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश के लोग अमेरिका रहते हैं फिर भी वो अपने आप को इंडियन कहते हैं। कई पीढ़ियां बीत जाती हैं फिर भी वो अपने आप को भारतीय ही कहते हैं। पाकिस्तान रहते हैं, रूस रहते हैं, चीन रहते हैं, जापान रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी भाषा, वो चीज़ें
सब देश से जुड़ी होती हैं, और जो अपने देश में आते हैं तो उनको एक अच्छा लगता है कि हम उस देश के निवासी हैं। तो बाहर बैठे हैं लेकिन अपने आप को इंडियन कहते हैं। तो राष्ट्र की सीमाएं राज्य की सीमाओं से बाहर होती हैं। इसी में एक नया शब्द आया है, जनमत संग्रह। ये सारी चीजें यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना का इलेक्शन हमारा चला और किस प्रकार से लोगों में राष्ट्र के नाम पर जोश भरा गया, उसमें आया जनमत संग्रह। किसी बात पर देश के लोगों से किसी प्रकार का सलाह मशवरा किया जाए, राय ली जाए, उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। मत का मतलब अर्थ होता है वोट, जन व्यक्ति, जनमत संग्रह यानी इकट्ठा करना। देश के लोगों से राष्ट्र के लिए किसी बात पर राय लेना, उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। और यूरोप के अंदर उस समय इस प्रकार के जनमत संग्रह लोगों ने करवाए कि निरंकुश राजाओं को किस प्रकार से सत्ता से बाहर किया जा सकता है। तो आज का भाग नंबर 2 का हमारा इतना ही था। कल हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार।